नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया में। आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा सत्र में धामी सरकार ने पेश किया 89,000 करोड़ का बजट। वित्त मंत्री बोले, राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई सरकार, हर वर्ग का रखा गया ख्याल। धामी सरकार के बजट को विपक्ष ने बताया निराशाजनक। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान, जनता को किया गया गुमराह, रोजगार और प्लान जैसे मुद्दों की हुई अनदेखी। अनदेखी के विरोध में कांग्रेस ने गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र का किया आयोजन। करण महारा समेत कई कांग्रेस नेता जुटे, खुद ही बने सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी बैठे। भाजपा कार्यालय में हुई चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक। प्रत्याशियों के नामों पर हुई चर्चा। बीजेपी जल्द घोषित करेगी उम्मीदवारों के नाम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 2024 और 25 का बजट पेश हो चुका है। धामी सरकार ने इतिहास रचते हुए उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। सरकार ने इस बार के बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। युवाओं के उज्जवल भविष्य से लेकर घर परिवार का हाथ बांटती महिलाओं के सशक्तिकरण पर खास फोकस दिया गया है। देखिए आखिर धामी सरकार ने किस सेक्टर को कितना बजट दिया है। धामी सरकार ने पेश किया इतिहास रचने वाला बजट। उत्तराखंड में पेश किया गया अब तक का सबसे बड़ा बजट। बजट में हर वर्ग को किया शामिल। युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस। जब जब बजट पेश होता है, आम जनता को सरकार से कई उम्मीदें होती हैं। उन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने साल 2024 से 25 का बजट पेश कर दिया। धामी सरकार ने इस बार इतिहास रचने वाला बजट पेश किया है, क्योंकि उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इस बार 89,230 करोड़ का बजट सदन में पेश किया। सरकार ने इस बजट में हर वर्ग को शामिल करने की कोशिश की है, लेकिन खास तौर पर युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ जब ज्ञान शब्द के प्रयोग के साथ युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर शिक्षा क्षेत्र में बजट पेश किया गया हो। चलिए अब आपको विस्तार के साथ बताते हैं कि धामी सरकार ने किस क्षेत्र में कितना बजट पेश किया। 89,230 करोड़ का बजट सदन में पेश किया गया। यह उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। निःशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपए। पीएम आवास योजना ग्रामीण को 390 करोड़। आंदोलनकारियों के कल्याण और कॉपस फंड को 44 करोड़। खाद्य अन्न योजना को 20 करोड़। पीएम आवास योजना ग्रामीण को 390 करोड़। विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख। अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री हुनर योजना के लिए 5.20 करोड़। उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़। राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़। प्रशिक्षण शिविर को 5 करोड़ रुपए। खेलो इंडिया के लिए 2 करोड़। पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन के लिए 2 करोड़ रुपए। डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षणिक गुणवत्ता को 10 करोड़ रुपए। एनईपी के तहत चल रही अनुसंधान योजना को 2 करोड़ रुपए। आरटी के तहत 94,000 से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। खटीवा में निःशुल्क कोचिंग सेंटर। सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024 के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान। विज्ञान केंद्र चंपावत को 3 करोड़। वित्त वर्ष 2024 से 25 में जेंडर बजट में लगभग 14,538 करोड़ 5 लाख का प्रावधान। नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए 574 करोड़ का प्रावधान। नंदा गौरा योजना के लिए 195 करोड़। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 30 करोड़। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 28 करोड़। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में 15 करोड़। गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना के लिए 5 करोड़। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए लगभग 21 करोड़। जमरानी बांध परियोजना के लिए 2024 से 25 में लगभग 710 करोड़ का प्रावधान। सौंग परियोजना के लिए 300 करोड़। निश्चित रूप से
जो अपना ये बजट यहाँ प्रस्तुत किया गया, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि हमारे जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र के साथ हमने इस बजट में गरीब को, युवा को, अन्नदाता को, किसान को, इनको समर्पित ये समावेशी समग्र बजट हमने प्रस्तुत किया है। और आप जानेंगे कि हमारी सरकार ने इसमें गरीब कल्याण के लिए लगभग 5658 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें गरीबों के आवास के लिए 93 करोड़, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए 600 करोड़ और इसी प्रकार से जो निःशुल्क गैस रिफिल है 55 करोड़ का, उसमें उनको प्रावधान किया है। युवा कल्याण की बात करूं, 1679 करोड़ के लगभग हमने इसमें प्रावधान किया है। बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार के इस बजट में केंद्र की मोदी सरकार का विजन झलक रहा है। 2025 तक उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के उद्देश्य से लाया गया ये बजट नजर आ रहा है। बता दें कि पिछले साल सरकार ने 77,407 करोड़ का बजट पेश किया था, जिसमें 52,747 करोड़ राजस्व व्यय और 24,659 पूंजीगत व्यय का प्रावधान रखा गया था। तो वहीं इस बार 89,230 करोड़ का बजट सदन में पेश किया गया। सरकार को 88,597 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। इसमें 60,552 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति और 28,044 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में 89,230 करोड़ का बजट पेश किया गया, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इस बजट को ऐतिहासिक बता रही है तो वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक बताया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की माने तो ये बजट पूरी तरह से आंकड़ों का खेल है, जिसके जरिए जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस बजट में युवाओं को रोजगार, महिला सशक्तिकरण, पलायन जैसे मुद्दों की अनदेखी की गई है। सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो घोर निराशाजनक वाला बजट है। इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई बात सरकार ने नहीं कही है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे मिलेगा उस परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं है। किसानों की आय दुगना कैसे होगी उस पर भी कोई बात जो है इस बजट में होती दिखाई नहीं दे रही है। पिछले वर्ष भी सामान्य बजट पेश हुआ था। बेहतर होता कि अपनी उपलब्धियों का जिक्र होता, एक साल की उपलब्धि बताते। और मेरा मानना है कि जो रोड मैप होता है वो 5 साल के लिए होना चाहिए, लेकिन उपलब्धियों के नाम पर लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। कागजों में, बजट में आंकड़ों की हेराफेरी है, कारीगरी है और जनता को गुमराह करने वाला बजट है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन रहा। सत्र के दूसरे दिन धामी सरकार ने जहां एक तरफ सदन में बजट पेश किया तो वहीं सत्र की कार्यवाही के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। विपक्ष ने कानून व्यवस्था समेत विधानसभा की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा पर संसदीय कार्यप्रणाली के उल्लंघन का आरोप लगाया तो वहीं मानसखंड मंदिरमाला परियोजना को लेकर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा सदन में विपक्ष समेत सत्ता पक्ष के विधायकों ने विशेषाधिकार हनन का मामला भी उठाया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सख्त रुख भी अपनाया। वहीं गैरसैंण पहुंचे कांग्रेसियों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। गैरसैंण में सत्र न होने के विरोध में कांग्रेसियों ने गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस खुद ही मुख्यमंत्री, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष बने और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। आपको जवाब देना चाहिए। बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोगों, अंकिता को न्याय नहीं दिला पा रहे हो। मणिपुर में बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाने वाला, तुम्हारे
शासन काल में एक बेटी को जिसने मिट्टी में रह के कुश्ती सीख कर भारत का गौरव बढ़ाया, जो गोल्ड मेडल लेकर भारत के लिए आई, उसको अपनी कुश्ती छोड़नी पड़ी, लेकिन आपने अपने सांसद का मोह नहीं छोड़ा। बेटी की कुश्ती छुड़ाना आपको सही था। आने वाला समय बताएगा, ये जनता फैसला करेगी, ये उत्तराखंड की देवभूमि के लोग फैसला करेंगे कि हम सही थे, आप थे। कभी कभी तो झूठ की हांडी भी चढ़ जाती है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती। संसदीय कार्य मंत्री जी, वहीं देहरादून में जल संस्थान कर्मचारी और जल निगम कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विधानसभा कूच किया। जल संस्थान और जल निगम के संयोजक रमेश बिंजोला ने कहा कि उनकी सिर्फ एक मुख्य मांग है कि जल संस्थान और जल निगम को एक संस्थान के अंतर्गत किया जाए और दोनों संस्थान के कर्मचारियों को समय पे वेतन मिले। हम 2010 से जो है अपनी इस लड़ाई को लड़ते हुए जा रहे थे कि जल निगम और जल संस्थान के एकीकरण करो और हमें राजकीयकरण करो। लेकिन आज सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हम जल निगम और जल संस्थान एक होकर के अपने राजकीयकरण की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जनता की बात को कर रहे हैं कि अगर जनता को शासन ने, प्रशासन ने अगर सही पानी पिलाने की बात की है तो हमें राजकीयकरण करना पड़ेगा। ये पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जब तक राजकीय विभाग पानी की व्यवस्था के लिए खड़ा नहीं उतरता है, तब तक न तो जनता तक जो है पानी की सही व्यवस्था पहुंच पाएगी और न कर्मचारियों की जो है सही व्यवस्था यहाँ पे हो पाएगी। समय पे उनको तभी तनख्वाह मिल पाएगी जब एक राजकीयकरण का विभाग इस उत्तराखंड राज्य के अंदर बनेगा। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति से जुड़े सभी नेता मौजूद रहे, जिन्हें उनकी जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया गया। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल ने कहा कि भाजपा हमेशा से योजना और रणनीति बनाकर काम करती है, उसी के अंतर्गत चुनाव प्रबंधन समिति बनाई गई है। इसके लिए करीब 100 से अधिक ज्यादा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई है और अब जल्द ही ये उम्मीदवारों के नामों का पैनल केंद्र को भेजा जाएगा। बैठक चुनावी प्रबंधन की हुई है। प्रदेश स्तर पर एक प्रबंधन कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और संयोजक हमारे नरेश बंसल जी होंगे और तीनों महामंत्री सह संयोजक रहेंगे उसमें। और उसमें सभी 38 विभाग बनते हैं, सभी विभागों के प्रमुख बनाए गए हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से बताया गया क्या उनको करना है। भारतीय जनता पार्टी योजना और रणनीति बनाकर काम करती है प्रारंभ से ही। उसी के अंतर्गत चुनाव प्रबंधन समिति हर चुनाव में बनती है, अब भी बनी है, जिसमें लगभग हमारे 35-36 विभाग हैं, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को 100 से ऊपर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश स्तर पर इसी प्रकार की समितियां हर लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर बन करके अपने काम को अंतिम छोर तक लेकर जाते हैं और उसको पूरा करते हैं। वहीं टिहरी में चुनाव में मतदान करने वाले दिव्यांग मतदाताओं को इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रशासन ने उन्हें घर से केंद्र तक लाने के लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए जिले में 100 व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता अपने वोट देने आ सके। इसके साथ ही दूर दराज में रहने वाले दिव्यांगजनों को निःशुल्क परिवहन सेवा भी दी जाएगी। चुनाव में एक्सेसिबल इलेक्शंस हो, इसके क्रम में बूथ वाइज हमने दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग करी है और साथ ही जहाँ जहाँ पर उनको चलने में आने जाने में दिक्कत हो, वहाँ पे हम हमारा तो ठीक कराई रहे, साथ ही डोली की व्यवस्था और व्हीलचेयर की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उधर हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक इस समय पुलिस कस्टडी में है। उसे लगातार पुलिस अलग अलग एंगल से पूछताछ कर रही है। एसएसपी प्रहलाद मीना ने बताया कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें अब्दुल मलिक पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। हल्द्वानी हिंसा में 19 नामजद आरोपियों में से एक अभियुक्त अब्दुल मोहिद, जो मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बेटा है, वो अभी भी फरार चल रहा है। देखिए, जो एफआईआर ऑलरेडी हो रखी है उसमें यूएपीए हमने सम्मिलित कर रखा है और अभियुक्त जो अब्दुल मलिक है वो पुलिस कस्टडी रिमांड में है। उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य आएंगे और जिस तरीके के तथ्य आएंगे उसके हिसाब से और भी अगर कठोर प्रोविजनों में डालने हैं तो वो भी हम विवेचना में सम्मिलित करेंगे। सर, नामजद जो काफी संख्या में इनकी हुई थी, अभी गिरफ्तारी क्या स्थिति इनकी? देखिए, नामजद अभियुक्तों में से सिर्फ एक अभियुक्त जो है अब्दुल मलिक का पुत्र अब्दुल मोहिद, वो फरार है। बाकी सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब्दुल मोहिद की गिरफ्तारी भी हम जल्दी कर लेंगे।
वहीं हल्द्वानी पहुंचे महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बनभूलपुरा हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मी और अन्य महिला कर्मचारी से मुलाकात कर उनके साथ हुई बर्बरता के बारे में पूरी जानकारी ली। महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि सुनियोजित रूप से महिला पुलिस कर्मचारी और नगर निगम कर्मचारी के साथ ही जो अन्य अधिकारी हैं उनको टारगेट बनाकर उन पर हमला कर हिंसा फैलाना और आगजनी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले तो मैं काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे जाना है उनके बीच में, और आज मैं आई हूँ क्योंकि शीघ्र इसलिए कि थोड़ा सा अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि सब लगे थोड़ा, मैंने कहा ये स्वस्थ हो जाए तो फिर इनसे रूबरू होकर इनके पूरी घटना की जानकारी इनसे जानो। महिला आयोग अपनी तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और किस तरह से महिला के साथ किसी भी तरह से कुछ भी होता हर समय महिलाओं के साथ खड़ा रहता है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी है। परीक्षा को लेकर विभाग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 1228 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2,10,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 16 मार्च तक चलेगी। मेरा नाम नेहा रावत है। आज कौन सा एग्जाम था? हिंदी का। कैसा हुआ? अच्छा था। बाकी पेपर में किस तरह की तैयारी है? पेपर बहुत लेंथी था और मतलब आ तो सब कुछ रहा था बट लिखने का टाइम नहीं था। पेपर ठीक ठीक आया था, मतलब पहले जो पढ़ा था वो सब आया था। अच्छा। हाँ। तो कब तक चलेंगे आपके पेपर? ये 13 मार्च तक चलेंगे हमारे पेपर। प्रदेश की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव आज सुबह 9:30 बजे से देहरादून कचहरी परिसर में हुआ। चुनाव मतदान में कुल 11 पदों पर 51 प्रत्याशी उतरे हैं, जिनके लिए 3,800 से ज्यादा अधिवक्ता मतदाताओं ने मतदान किया। इसके साथ ही बुधवार को मतगणना की जाएगी। इसमें जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, लाइब्रेरियन, ऑडिटर, ये एक पोस्ट हुई और उसके बाद एग्जीक्यूटिव में 10+, 5+, 3+, लेडीज और एक 7+, ये है। 51 टोटल 51 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं हरिद्वार में प्रजापति समाज के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संकल्प यात्रा निकाली है। प्रजापति समाज ने मांग की है कि उनकी राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी को और मजबूत किया जाए। संकल्प यात्रा में शामिल लोगों ने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व न होने से वो अपने अधिकारों से वंचित है। हवन करके संकल्प ले रहा है प्रजापति समाज कि हमारी हिस्सेदारी के लिए, हमने राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए हम निकल पड़े हैं और लगातार हम 4 से 5 दिन चलेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे 29 तारीख में और 1 तारीख को जंतर मंतर के लिए तैयारी है। पूरे जितना भी प्रजापति समाज जीता है हिंदुस्तान में, मैं सभी से आगाज करता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए घरों से निकल जाएं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आज नहीं निकले तो फिर कभी निकल जाए। वहीं अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार में चल रहे अपने केस को सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में ट्रांसफर करने की अर्जी डाली है। पुलकित ने कहा कि उसे कोटद्वार की अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, लिहाजा उसका केस पौड़ी ट्रांसफर कर दिया जाए। वहीं इस मामले में कोटद्वार ने सरकारी वकील का भी पक्ष सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया है। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने पुलकित की याचिका में रखे गए आधार को तर्कहीन बताया है। पुलकित आर्य ने कोटद्वार कोर्ट से अपने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई थी कोटद्वार कोर्ट में। कोटद्वार कोर्ट से वो जिला जज महोदय के पास आई और जिला एवं सत्र न्यायालय में आज दोनों पक्षों ने, पुलकित आर्य चमोली से न्यायिक हिरासत में पौड़ी आया था और उसने अपना पक्ष रखा और अपने आधार जो उसने अपने प्रार्थना पत्र पर लिखे थे उन्हीं आधारों को उसने दोहराया और मांग की कि ट्रांसफ़र किया जाए उसके इस केस को कोटद्वार से अन्यत्र। इस पर अभियोजन की ओर से हमने ये तर्क दिया कि जो आधार उसने उसमें लिखे हुए थे वो आधार इस प्रकार के थे जिनमें ट्रांसफ़र का कोई औचित्य नहीं होता है। वहीं हल्द्वानी में एंटी ड्रग्स टास्क टीम ने 20 लाख की स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों में जीजा साले और एक रोडवेज का चालक शामिल है। एसएसपी प्रहलाद मीना ने बताया कि मिशन ट्रक फ्री देवभूमि के तहत 223 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। साथ ही तस्करों के पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। गिरफ्तार तस्कर बदायूं उत्तर प्रदेश से स्मैक खरीदकर हल्द्वानी में बेचने के लिए आ रहे थे। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चल रहा है, उसी के क्रम में हमारी जो टीम है वो समय समय पर ऐसे नशा तस्कर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करती रहती है।
आज हमारी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 223 ग्राम स्मैक जो है उसकी बरामदगी की गई है और ये जो स्मैक है इसकी लगभग जो कीमत है वो 20 लाख रुपए के आसपास की है। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं उनमें से 2 अभियुक्त यूपी के रहने वाले हैं, 1 अभियुक्त रुद्रपुर का रहने वाला है। वहीं नरेंद्र नगर स्थित धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय में 2 दिवसीय स्टार्टअप बोर्ड्स कैंप का प्रशिक्षण दिया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को खुद का स्टार्टअप सेट कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना और दूसरों को रोजगार देने के लायक बनाना है। इस कैंप के दौरान छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला और उन्होंने अपने भविष्य के लिए कई नई चीजों के बारे में सीखा भी। बच्चों में क्या नया सिखाया जाए, क्या नई टेक्नोलॉजी का आधार पर काम करें, तो इसमें जानकारी दी जाएंगी। 2 दिवसीय है, ग्राफी के माध्यम से हम इसको चला रहे हैं और राजकीय महाविद्यालय नरेंद्र नगर में आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है, ये भारत उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित एक बहुत अच्छी पहल है और इससे हमें ये सिखाया जा रहा है कि हम रोजगार लेने वाले न बनकर रोजगार देने वाले बने। अल्मोड़ा में सड़कों की हालत बदहाल स्थिति में है, जिसकी वजह से आवाजाही के दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों के गड्ढों को भरने के नाम पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से सिर्फ खानापूर्ति की जाती है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जब प्रदेश के मुखिया ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और कड़े निर्देश दिए हैं कि राज्य की विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों की सड़कें पूर्णतया गड्ढा मुक्त हों, और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ये अधिकारी जो जनपद में बैठे हुए हैं, इन्हें इस बात का कतई कोई गुरेज नहीं। आप देख लीजिए माल रोड किस तरीके से आज जाखन देवी की स्थिति है। आज व्यापारी बैठ नहीं पा रहा है, 2 महीने से उनका व्यापार ठप है। आज रानीधारा रोड की स्थिति देख लीजिए। गदरपुर पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि रतनपुर बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है, साथ ही उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। थाना गदरपुर पुलिस और एसओजी टीम को वेपन्स के एक बहुत बड़ा खेप विथ वन सप्लायर मिला है, तो एक आदमी अरेस्ट किया गया है और उसके कब्जे में कुल मिला के भारी मात्रा में असला है, जिसमें 2 पिस्तल 32 बोर का, 5 कारतूस 32 बोर का, 1 पोनिया और 7 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। तो अभी तक का पूछताछ में ये सामने आया है कि अलग अलग जगह जाकर ये वेपन्स खरीद कर अपना एक खेप बनाना चाहता था, तो भविष्य में कभी डिमांड होता है तो उस समय वो पूरा करने के लिए था करके इसका कहना है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। विधानसभा सत्र में धामी सरकार ने पेश किया 89,000 करोड़ का बजट। वित्त मंत्री बोले, राज्य के समग्र विकास पर आधारित बजट लेकर आई सरकार, हर वर्ग का रखा गया ख्याल। धामी सरकार के बजट को विपक्ष ने बताया निराशाजनक। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान, जनता को किया गया गुमराह, रोजगार और प्लान जैसे मुद्दों की हुई अनदेखी के विरोध में कांग्रेस ने गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र का किया आयोजन। करण महाराज समेत कई कांग्रेस नेता जुटे, खुद ही बने सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी बैठे। भाजपा कार्यालय में हुई चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, प्रत्याशियों के नामों पर हुई चर्चा। बीजेपी जल्द घोषित करेगी उम्मीदवारों के नाम।